तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 46। मल्होत्रा मेंशन। रियांश की बात सुन अब व्योम गुस्से से बोला, नहीं भाई, मैं वहां जाऊंगा और उस कमीने का पता लगाऊंगा। आप गौरव से कहिए कि वो वहां काम संभाले। ये सुन अब रियांश थोड़ी सख्ती से बोला, नहीं व्योम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम बस वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करोगे और वहां बिजनेस संभालोगे, और 6 महीने में तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तब तक दादाजी भी तुम्हें माफ कर देंगे। वो व्योम की तरफ मुड़ा और बोला, तू बस अपनी स्टडीज और करियर पर फोकस कर, बाकी सब संभालने के लिए मैं हूं, समझा? ये बोल उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, कल तू कॉलेज जाकर बाकी डॉक्यूमेंट ले लेना। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। वहां जाकर सीरियस होकर काम करना। और हाँ, अब वहां जाकर कोई गलत काम मत करना। अपना ख्याल रखना। तुम्हें वहां काम समझने के लिए असिस्टेंट होगा, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। व्योम को सब अच्छे से समझाकर एक गहरी सांस भर रियांश वहां से चला गया। वहीं उसके वहां से जाते ही व्योम पीछे मुड़ा और उस बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां से अभी रियांश गया था। वो धीरे से बोला, चाहे जो हो जाए भाई, उस कमीने का पता मैं लगा कर रहूंगा। उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने परिवार के हर एक आंसू का बदला लूंगा। ये बोलते हुए व्योम की आंखों में एक आग थी, सब कुछ खत्म कर देने की आग। वो वापस मुड़ा और आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसके होंठ मुड़े थे। उसकी इस गहरी मुस्कान में एक अलग सा रहस्य छुपा था, जैसे कि आगे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। अगला दिन सुबह के करीब 9 बजे थे और हर बार की तरह हमारी मेहर अब तक बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो रही थी। वहीं रूहानिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी आंखों में काजल लगा रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी नहा कर आई है। हल्के गीले बाल और उसका भीगा चेहरा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आज रूहानिका ने हल्के गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था और वो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। रूहानिका होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते हुए बोली, मेहर उठ, सुबह के 9 बज गए हैं। तुझे कॉलेज नहीं जाना? देख, अब देर मत कर, जल्दी रेडी हो जा, वरना आज फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। जल्दी कर। वहीं उसकी तेज आवाज सुन मेहर मुंह बनाते हुए मुंह पर तकिया रखते हुए बोली, दी, सोने दो ना। ये सुन अब रूहानिका चिढ़कर बोली, देख, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं किसी काम से दिया के साथ बाहर जा रही हूँ। और ऊपर से पापा और चाचू भी आज सुबह जल्दी ऑफिस चले गए, तो तुझे कॉलेज आज ऑटो से जाना होगा, समझी? अब देर मत कर, वरना ऑटो भी नहीं मिलेगी। वो बिस्तर के पास आई और मेहर के ऊपर से तकिया छीनकर बोली, तुझे सुनाई दे रहा है न मैं क्या कह रही हूँ? जल्दी कर, वरना आज फिर लेट हो जाएगी। ये सुन अब मेहर मुंह बनाते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई और रूहानिका की तरफ देखकर बोली, दी, आप भी न सोने भी नहीं देती। ये सुन रूहानिका उसे घूरकर आंखें छोटी छोटी कर बोली, क्या? मुझे नहीं पता था मेहर, यही कि तूने पूरे स्कूल टाइम में सबसे लेट पहुंचने का जो रिकॉर्ड बनाया था, वो यहाँ कॉलेज में भी कंटिन्यू करने वाली है। ये सुनते ही मेहर हल्के गुस्से में मुंह बनाते हुए चिढ़कर बोली, दी। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और अंदर राधा जी आईं। मेहर और रूहानिका को देखकर वो शौक में बोली, अरे, तुम दोनों अब तक यहीं हो? और फिर मेहर की तरफ मुड़कर गुस्से में बोली, मेहर, तुझे कॉलेज नहीं जाना? जा, जल्दी कर, वरना लेट हो जाएगा।
अब महर भी सुबह सुबह घर में लेक्चर सुनकर रोने सा मुंह बनाकर चिढ़ते हुए उठी, जा रही हूँ बस। वहीं उसका रिएक्शन देख राधा जी सिर हिलाकर सामने खड़ी रूहानिका की तरफ देखकर बोली, रूहानिका, दिया आ गई है बेटा। नीचे स्कूटी पर तेरा इंतजार कर रही है। ये सुन रूहानिका सिरहा में हिलाकर बोली, मम्मी, उससे कह दीजिए मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। ये सुन राधा जी सिर हिलाकर वहां से नीचे चली गई। उनके जाते ही रूहानिका पीछे मुड़ी। उसकी नजर अलमारी से कपड़े निकालती महर पर गई। वो उसके पास आकर थोड़ी झिझक के साथ बोली, महर सुन। महर पीछे मुड़ी। उसकी नजर दी के चेहरे पर गई, जो आज थोड़ी परेशान दिख रही थी। महर बोली, क्या हुआ दी? आप ठीक तो हो ना? आप परेशान लग रही हैं। ये सुन रूहानिका ने एक गहरी सांस भरी और सीधे महर के गले लग गई। उसके इस सडन रिएक्शन से महर स्तब्ध रह गई। वो नासमझी में बोली, क्या हुआ? रूहानिका मुस्कुराते हुए उसकी पीठ सहलाकर बोली, कॉलेज में अपना ख्याल रखना और अब किसी को परेशान मत करना, समझी? महर उससे दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कहाँ किसी को परेशान करती हूँ, बल्कि लोग मुझे परेशान करते हैं। ये सुन रूहानिका सिरना में हिलाकर थोड़े गुस्से में बोली, देख, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वहां अब कोई पंगा मत लेना, और जो कल हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तू जानती भी नहीं कि कल मेरी तो जान ही निकलने वाली थी जब मैंने मिस्टर मल्होत्रा के मुंह से वो बात सुनी थी, समझी? ये सुनते ही महर का मुंह लटक गया। वो धीरे से सिर झुकाकर बोली, ठीक है दी, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, तब तक जब तक कोई मुझसे पंगे नहीं लेगा। ये बोलते ही वो भागकर बाथरूम में घुस गई। उसे ऐसे भागते देख रूहानिका हैरानी में बोली, महर, ये क्या बोल रही है? कल मैंने तुझे कितना समझाया था, भूल गई सब? ये बोल वो भी गुस्से में उसके पीछे बढ़ी। पर तभी नीचे से राधा जी की तेज आवाज आई, रूहानिका, उधर मल्होत्रा मेंशन। आज सुबह वंश और रियांश जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। घर पर बस दादाजी और व्योम थे। दादाजी भी ऑफिस जाते, पर हमेशा नहीं। जब कोई जरूरी काम होता तभी वो कंपनी जाते थे। वहीं व्योम हमेशा की तरह देर तक सोता। कॉलेज भी वो हमेशा लेट जाता। दादाजी हॉल में सोफे पर बैठे हाथ में न्यूज़पेपर लिए खबरें पढ़ रहे थे। अचानक वहां एक नौकर चाय की ट्रे लिए उनके सामने आया। वो दादाजी को देखकर बोला, बड़े साहब, आपकी चाय। ये देख दादाजी हल्की मुस्कान के साथ कप उठाते हुए बोले, व्योम उठा। ये सुन नौकर सिर झुकाकर बोला, जी नहीं साहब। छोटे मालिक अभी भी अपने कमरे में। उसने इतना ही कहा था कि दादाजी सिर हिलाकर बोले, कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का। यहाँ ऐसा है, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कैसे अपने काम संभालेगा। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी उनके कानों में व्योम की सीटी बजने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही दादाजी की नजरें ऊपर सीढ़ियों की तरफ गईं। क्या होगा आगे? क्या शुरू होने वाला है एक नया सफर? और क्या खुलने वाला है एक बड़ी साजिश से पर्दा? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी, तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 47 मल्होत्रा मेंशन। ऊपर की तरफ से सीटी की आवाज आती सुन दादाजी सामने सीढ़ियों की तरफ देखने लगे, जहां व्योम सीटी बजाते हुए हाथों में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसे इतनी जल्दी उठा देख आज तो दादाजी भी अचंभित रह गए। वो व्योम को देखकर बोले, क्या बात है,
आज तो लगता है कि सूरज उल्टी दिशा से निकला है। ये सुन वहां से निकल रहे व्योम के कदम रुक गए। वो मुड़कर दादाजी को देखने लगा। वहीं दादाजी बोले, वैसे इतनी सुबह कहाँ चली सवारी? ये सुन व्योम मुंह बनाते हुए बोला, कॉलेज जा रहा हूँ। ये सुन दादाजी हल्के गुस्से में बोले, व्योम, लगता है तुम मेरी कल की बात भूल चुके हो। ये सुनते ही व्योम भौहें उचकाते हुए बोला, आप चिंता मत करिए, आपकी सारी बातें याद हैं मुझे। ये सुन दादाजी को लगा कि व्योम अपने तरीके से आकर उनकी बात नहीं मान रहा। दादाजी अब थोड़े तेज लहजे में बोले, व्योम, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कल यही कहा था कि आज शाम तुम। उन्होंने इतना ही कहा था कि व्योम उनकी बात काटते हुए बोला, आज मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना है। यही ना, दादाजी? ये सुनते ही दादाजी फिर उसी लहजे में बोले, हाँ, और तुम कॉलेज जा रहे हो? मैंने कहा था कि तुम आज ही वहां जाओगे। जाकर कमरे में अपना। फिर आगे बोलते उससे पहले व्योम ने उसकी बात काटकर बेपरवाह सा बोला, सारी पैकिंग हो चुकी है और मैं कॉलेज अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेने जा रहा हूँ, ट्रांसफर के। ये सुनते ही दादाजी को सुबह का दूसरा झटका लगा। उन्हें तो मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि व्योम ने इस बार एक बार में ही उनकी बात चुपचाप मान ली। वहीं व्योम एक फेक स्माइल के साथ बोला, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये कह वह वहां से निकल गया। वहीं दादाजी अभी भी बस उसे जाता देख रहे थे। वो मन में बोले, व्योम अब धीरे धीरे ही सही, पर समझदार हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है, एक दिन वो बिल्कुल सुधर जाएगा। ये कहते हुए उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वो व्योम को वहां से भेज तो रहे थे, पर दिल ही दिल में उनका सीना मानो जलसा रहा था, अपने बच्चे को दूर भेजते हुए। पर ये सब वो व्योम की ही भलाई के लिए कर रहे थे, और अब वो उसे रोकना नहीं चाहते थे। अगर वो वहां जाता, तो शायद सुधर जाए। दादाजी अपने ख्यालों में डूबे ही थे कि तभी एक नौकर वहां आते ही बोला, सर, अभिवान सर आए हैं। उधर दूसरी तरफ महर अब तक तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। आज उसने एक खूबसूरत सी सफेद रंग की कुर्ती पहनी थी, जीन्स के साथ। उसने बालों में एक क्लचर लगाया था, होंठों पर हल्का पिंक लिप बाम और कानों में छोटे छोटे ईयररिंग्स। वो आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो कंधे पर बैग टांगे रोड के किनारे खड़ी ऑटो रुकवाने की कोशिश कर रही थी, पर जो भी ऑटो रुकता, वो आगे जानकर उसे मना कर देता। वहां खड़े करीब 10 मिनट बीत चुके थे। महर हल्की झुंझलाहट में बोली, ये ऑटो वालों का भी समझ नहीं आता। जब चाहिए होती है तब नहीं मिलते, और जब नहीं चाहिए होती है तब तो ऐसा लगता है कि किडनैप करके बिठा कर ले जाएंगे। ये बोलते हुए महर फिर ऑटो रुकवाने की कोशिश करने लगी, पर हर बार ऑटो वाले कह देते कि यहाँ नहीं जाऊंगा, या फिर अब महर खुद से बोली, यार, अब क्या करूं? आज तो गई मैं। उसने इतना कहा और अपने फोन को ऑन कर उसमें टाइम देखने लगी। अब तक 9:45 हो चुके थे और कॉलेज पहुंचने में उसे लगभग 15 मिनट लगते। अब महर का मुंह रोने सा हो गया। वो खुद से बोली, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। दी सही कह रही थी, मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था, पर मैं। ये बोल महर खुद को ही कोसने लगी। वो अपनी बातों में खोई ही थी कि तभी उसके सामने एक डार्क ब्लू कलर की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। पहले तो ठीक उसके सामने गाड़ी रुकती देख महर को थोड़ा अटपटा लगा। वो गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी, पर काले शीशे होने की वजह से उसे अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। महर खुद से वहां से थोड़ा दूर हुई और फुटपाथ की तरफ बढ़ने लगी। वहीं वो सिर्फ कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से उसी गाड़ी की तेज हॉर्न की आवाज उसके कानों में पड़ी। महर के आगे बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए। वो पीछे मुड़ी,
तभी उस गाड़ी में से किसी ने फिर हॉर्न बजाया। वहां उस जगह मेहर के अलावा और कोई नहीं था। मेहर थोड़ी घबराते हुए बोली, ये क्या है और ये ऐसे क्यों? उसने ये कहा ही था कि अचानक वो गाड़ी ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। मेहर डर के मारे कुछ कदम फिर पीछे होने लगी कि तभी उस गाड़ी की फ्रंट सीट की विंडो खुली। सामने कोई और नहीं, व्योम ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सामने व्योम को देख मेहर की रूह मानो ठहर सी गई। एक पल के लिए वो बस उसे देखती रही, फिर बोली, तुम? ये सुन व्योम बिना उसकी तरफ देखे बोला, हाँ। गाड़ी में बैठो। तुम कॉलेज जा रही हो ना, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। ये सुन मेहर शौक में उसकी तरफ देखने लगी, पर कल का दिन याद आते ही वो डरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं पैदल या ऑटो से चली जाऊंगी कॉलेज। ये सुन अब व्योम हल्की तेज आवाज में बोला, मैंने कहा ना, गाड़ी में आकर बैठो। ये सुन मेहर भी अपनी जिद में बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी कॉलेज। अब ये सुनते ही व्योम को गुस्सा आ गया। वो गाड़ी का फ्रंट गेट खोलकर बाहर आया। आते ही वो ठीक मेहर के सामने आ खड़ा हुआ। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो, पहले ही कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ये सुन मेहर वापस अपने फोन पर नजर डालती है, जिस पर अब समय 9:50 हो चुका था। मेहर मन में बोली, आज ये समय भी इतनी जल्दी भाग रहा है। वो परेशान होते हुए बोली, अब क्या करूं? अगर इसके साथ नहीं गई तो पक्का लेट हो जाऊंगी। वो एक गहरी सांस भरती है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलती है, ठीक है, चलो। ये सुन व्योम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो जाकर मेहर के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। व्योम की ये हरकत देख मेहर पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो खुद से बोली, ये मुझ पर आज इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्या होगा आगे? और क्या बदल रहे हैं व्योम? वहीं मेहर और व्योम का ये सफर कैसा होगा? अभी कौन है अभिनव? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।